नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। प्रियंका गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। संसद में मेरे पिता का अपमान हुआ। आप अपमान करते पर सजा नहीं होती। प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है, मेरे परिवार के लोग देश के लिए शहीद हुए हैं। हम नफरत की विचारधारा नहीं रखते हैं। मेरे शहीद पिता का संसद में अपमान किया गया। तिरंगे में मेरे परिवार का खून भी शामिल है। पीएम मोदी ने मेरे परिवार का अपमान किया। पूरी सरकार अडानी को बचाने में आखिर क्यों लगी है? आज भी कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही है। जनता की संपत्ति एक आदमी को दी जा रही है। राहुल जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल देश को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। लाखों लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े। एक आदमी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई गई। तमाम बातें प्रियंका गांधी की ओर से की गई, क्योंकि आज संकल्प सत्याग्रह कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। देश भर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल के सवालों का सरकार के पास दरअसल कोई जवाब नहीं है। राहुल को मिले समर्थन से सरकार घबरा गई है। शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? आज तक हम चुप रहे हैं। हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं
एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। तो देखिए, संकल्प सत्याग्रह के जरिए लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ये स्पष्ट कर रही है कि लड़ाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी। आज राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी चेंज किया और डिस्क्वालिफाइड एमपी लिख दिया। अब सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस हमलावर है, अब ये जो लगातार हमले किए जा रहे हैं ये किस ओर जाते हैं? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस की ओर से संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। बस ये हमारी बड़ी बहन कल राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या जारी रहेगी। कांग्रेस के नेतागण हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, देखिए, कांग्रेस लगातार हमलावर है। देश में हम कई जगह देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो राजघाट से तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रियंका गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक उनकी लोकप्रियता को देखिए, बिल्कुल जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई है के खिलाफ लगातार कांग्रेस जो पार्टी है वो आवाज उठा रही है और आज एक दिन का जो संकल्प सत्याग्रह है इस वक्त राजघाट पर चल रहा है। एक बार पहले ये तस्वीर दिखा दूं, हालांकि पहले ये जो संकल्प सत्याग्रह था वो राजघाट के अंदर होने वाला था, लेकिन अंदर आप देखिए कि धारा 144 यहाँ पर लगा रखी है, इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद राजघाट के मेन गेट के सामने ही जो गांधी प्रतिमा है वहाँ पर ये बड़ा जो मंच है वो लगाया गया है चारों ओर, और मंच पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने आधे घंटे का अपना भाषण दिया और उसमें केंद्र सरकार को जमकर उन्होंने निशाना साधा। इसके बाद थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद ने लोगों को यहां पर संबोधित किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जिसको हम लगातार लड़ते रहेंगे। ये मेरे कैमरा पर्सन मंच की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शक्ति सिंह गोहिल है, अधीर रंजन चौधरी हैं, अनिल चौधरी हैं जो कि दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सलमान खुर्शीद हैं, प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो ये बड़े नेता सीधे तौर पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम चारों बात करें इस साल के अंदर विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इस पूरी घटना का, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अब सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस को जो है अपनी साख बचानी होगी। साल 2024 के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को अपने आप को ऊपर लेकर आना पड़ेगा और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब प्रियंका गांधी को सामने किया है और प्रियंका गांधी सीधे तौर पर अब इस सदस्यता जो रद्द हुई राहुल गांधी की, अहम चीज है कि कांग्रेस लगातार हमलावर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखनऊ में, सीधे ले चलते हैं आपको। और ये तस्वीरें मीठी मीठी आती हैं, ये तस्वीरें समझौते की तस्वीरें हैं कि आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं। और फिर 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। अरे किसने मना किया? गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था वो 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, इन्होंने काट के 10 स्टोरी कर दी। जो मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र का विकास रोकते हों, 14 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी सुपर स्पेशलिटी बच्चों के अस्पताल की, चलना न चलना वो दूर, 14 फ्लोर की थी 10 फ्लोर की पहुंचा दी। सैफई का अगर ऊंचा अस्पताल बन रहा था नीचे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नई तरह की चीज हो रही है कि बिल्डिंग अगर बड़ी है इसको काट दो, छोटी कर दो, और तभी तो बजट नहीं खर्च हो रहा। आपका स्वास्थ्य विभाग का क्या बजट खर्च किया आपने? आप स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं खर्च कर पा रहे। और जो मेडिकल कॉलेज हैं क्या उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पूरी है संख्या? जो स्टाफ आपको जरूरी है वो है क्या? मुझे याद है मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस का जो वित्त मंत्री थे उनके मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थिति बताई कि जो मेडिकल कॉलेज आपका शाहजहांपुर में है, जिसका सबसे पहले शिलान्यास समाजवादी सरकार में और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो नड्डा जी थे, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था।
पहला मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल स्टेट के दोनों के साथ मिलकर बनना था, आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए। आप देख लीजिए, इमरजेंसी में ले आइए यहाँ पर किसी मरीज को, अगर न रेफर कर दिया जाए मरीज तो बताइए, ऑपरेशंस नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन्स ऑब्सोलीट हो गई। आपने 5 साल में जो हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, केजीएमयू है, आपने बताइए कितनी मशीनें खरीदी होंगी। आप गरीब को इलाज देना ही नहीं चाहते हैं और क्या सपना दिखा रहे हैं कि सब में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। एक चीज जरूर कहते हैं ये मुख्यमंत्री जी कि हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया है, रिकॉर्ड पेमेंट गन्ने का हुआ है, लेकिन यह सरकार नहीं बताती कि अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। और हम में से आप में बहुत सारे लोग बैठेंगे, अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने चीनी मिल अभी भी बकाया नहीं दे रही हैं। क्या बात बताई इन्होंने कि आय प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है, प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। पता नहीं कौन सा इकोनॉमिस्ट। और अब सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन मोड में है यूपी पुलिस। गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है यूपी एसटीएफ की टीम। दोपहर 3 बजे अतीक को लेकर निकल सकती है टीम। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। बड़ी खबर, साबरमती से 3 बजे यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए निकलेगी। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड में हर तार जिस तरह से अतीक अहमद से जुड़ा, ऐसे में अब अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आएगी यूपी पुलिस। फिलहाल साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। दोपहर 3 बजे अतीक को लेकर वहां से सड़क मार्ग से यूपी पुलिस और एसटीएफ निकलेगी। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा दरअसल मामले दर्ज है और खासकर उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से हर कड़ी अतीक अहमद से जुड़ी। इसके बाद देखिए 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा अतीक अहमद को। इससे पहले साबरमती जेल पहुंची यूपी एसटीएफ और वहां से अतीक अहमद को लेकर दोपहर 3 बजे निकला जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, 3 बजे जो यूपी एसटीएफ है वो अतीक अहमद को लेकर निकलेगी। सवाल यह है कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि सड़क मार्ग से अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज। बिल्कुल, मैं आपको मेरे पीछे दिखाना चाहूँगा। अभी मैं अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ। इस तरह की गाड़ियाँ लगाई गई हुई है जिसमें एक प्रोटोकॉल के तहत कुछ गाड़ियाँ पायलटिंग करेंगी और इसी के आधार पर अतीक अहमद को जो है बाय रोड प्रयागराज की ओर ले जाया जाएगा। जिस तरह से परसों रात शुक्रवार की देर रात को छापेमारी हुई गुजरात की 17 जेलों में, राज्य भर में 33 जिले, 33 जिलों में से 17 जिलों में छापेमारी हुई है। सुरक्षा चाक चौबंद है। जो प्रोसेस है प्रयागराज ले जाने की वो जेल के अंदर चल रही है और माना जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे के इर्द गिर्द अतीक अहमद को यहाँ से ट्रांसफ़र वारंट के आधार पर ले जाया जा सकता है। जिस तरह से हमने पहले भी बताया था, न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि मोबाइल के हत्याकांड की थी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कि उमेश पाल को ढेर किया जाए। उसी के आधार पर जो वहां पर प्रयागराज में कार्रवाई हुई और जो गुर्गेब उनको हत्या करने के लिए गए थे उसमें से तकरीबन 2 लोग अब तक ढेर हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब इसी बात का डर
अतीक अहमद के दिल में बैठा हुआ है। अतीक अहमद ने इससे पहले भी याचिका दायर की है, उनकी पत्नी शाइस्ता ने भी याचिका दायर की है कि अतीक को किसी भी हालात में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से शिफ्ट न किया जाए और वहीं प्रयागराज तो लाया ही ना जाए। इसी मामले को लेकर अब ये पछोपछ चल रही है अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल का। मैं आपको बाहरी दृश्य दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अतीक अहमद के लिए ट्रांसफर वारंट के आधार पर उनको प्रयागराज ले जाने की प्रक्रिया चल रही है और माना जा रहा है कि 3 बजे के अंदर अंदर अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज की ओर ले जाया जा सकता है। आपसे कि देखिए सफर लंबा होगा, साबरमती से प्रयागराज पहुंचने तक का ये सफर बेहद लंबा रहने वाला है। ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि आशंकाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अतीक का जो नेक्सस है उसे तोड़ने की कोशिशें तो की गई हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं, अगर रास्ते में किसी तरह से अतीक अहमद ने कोई प्लानिंग की हुई हो तो उससे कैसे बचा जाएगा? देखिए, गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में गृह राज्य मंत्री गुजरात से हैं, साबरमती जेल से और उनकी सुरक्षा को लेकर खुद गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। साथ ही योगी आदित्यनाथ और उनकी जो सरकार है अतीक को किस तरह से महफूज तरीके से अहमदाबाद से बाय रोड प्रयागराज तक पहुंचाना है बिल्कुल। देखिए, प्रयागराज तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी कड़ी सुरक्षा के बीच। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मेहुल। इस वक्त सीधा ले चलते हैं आपको, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हो तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानी इसके लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है और यह हमें स्वीकार्य नहीं है। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। फिलहाल बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई।